नेक्स्ट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। अब यहाँ पे हम लोग डील करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स क्या होता है? वो ब्रांच फिजिक्स का जहां पे हम लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में डील करते हैं, ठीक है ना। लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज जिस पार्ट में डील की जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्टिक्स। और लाइट को यहाँ पे एज ए रे डील करेंगे, ठीक है ना। तो रे जो है क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वो हमारा एक सेपरेट चैप्टर है, हम उस पर फोकस करेंगे। यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टीज को डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक चैप्टर है जिसमें लाइट को हम एज ए पार्टिकल डील करेंगे, वो हमारा अलग आगे चैप्टर आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर। और इसमें हमारा पहला जो है डेफिनेशन वो है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड द फिनोमेना अकरिंग ड्यू टू लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। वो ब्रांच फिजिक्स का जहां पे हम लोग लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उस ब्रांच फिजिक्स का हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। क्लियर है? ये पूरा का पूरा सेक्शन है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। इन दिस रे ऑप्टिक्स वी डील लाइट एज ए रे। लाइट को कैसे डिस्कस किया जाता है? रे की तरह। तो आपको रे की तरह ही सोचना है। अभी मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, वो रे की तरह ही आपको सोचनी और समझनी है, ठीक है। दूसरी पार्ट, लाइट क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लेना। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब आपको ये चीज याद रखनी है बेटा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 12th स्टैंडर्ड में। लाइट की स्पीड है, ठीक है। सो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, एंड इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। इस पे भी फोकस करेंगे। पहले थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, ठीक है बेटा। अगर आप इसको एक्सपैंड करो तो ये हो जाएगा 3 एंड 3 के बाद कितने जीरोस? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। ये कितना है? 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। सोचो कितना, लाइट की स्पीड कितनी है, सोच के देखो। सेकंड में। हमारे पास जो गाड़ियां होती है हमारी, वो किलोमीटर एक घंटे में चलती है। 60 किलोमीटर एक घंटे में, 100 किलोमीटर एक घंटे में। यहां पे क्या है? 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। तो बहुत हाई स्पीड है और फास्टेस्ट स्पीड है इस यूनिवर्स की। इस स्पीड को कोई ब्रेक कर सकता है? नहीं करेगा, या ऐसा पॉसिबल है? उसकी एक अलग सेपरेट एक हमारा पार्ट है फिजिक्स का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें हम देखेंगे कि दिस इज द एक्सटेंट ऑफ स्पीड, इसके बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो लाइट की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और ये कैसा है? ट्रांसवर्स वेव है। सर ये ट्रांसवर्स वेव हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, होता क्या है 11th में भी पढ़ा था, फिर से रिपीट कर देता हूं। ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। इसके पास एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। क्लियर है? जहां पे पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं मीन पोजीशन से, उसको क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। जहां मीन पोजीशन से पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? ट्रफ। क्लियर है ये बात? सर दूसरी कोई वेव होती है, बिल्कुल लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है, साउंड वेव, हम उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो लाइट कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। और किस स्पीड से चलती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से। सो ये ग्रीन वाला पार्ट जल्दी से कॉपी कर लो। हो गया? आगे बढ़े, अगला पार्ट देखते हैं। ओके, तो अब हमको देखना है कि लाइट के कौन कौन से रेज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, और जो हमारे पास बार बार यूज होने वाली है उन ये 3 तरह की रेज है। पहला है हमारे पास पैरेलल रेज। अगर रेज कुछ ऐसी है जाने में, दिखने में, इनको क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलल रेज, ठीक है ना। एक दूसरे से पैरेलल जा रही है। अगर सारी रेज कहीं दूर से आके एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इन रेस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट रेस। कन्वर्जेंट रेस मतलब लाइट रेस बहुत दूर से आ रही है और एक पॉइंट पे फोकस हो रही है, इनको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट रेस। आके कन्वर्ज कर रही है, एक जगह पे मीट कर रही है सारी की सारी रेस, ये हमारी कन्वर्जेंट रेस है। अगर हमारा यहाँ पे कहीं पे लाइट का सोर्स है और इस सोर्स से लाइट रेस बाहर की तरफ जा रही है, इसको क्या बोलेंगे हम? डाइवर्जेंट रेस। अगर रेस जो है किसी पॉइंट सोर्स से बाहर की तरफ जा रही है, उनको क्या बोल रहे हैं? डाइवर्जेंट रेस। 3 तरह की रेस है। कौन कौन सी? पैरेलल रेस, कन्वर्जेंट रेस, डाइवर्जेंट रेस। पैरेलल रेस पैरेलल होती है आपस में, कन्वर्जेंट रेस आके मिलती है एक पॉइंट पे, और डाइवर्जेंट रेस एक पॉइंट से बिखर जाती है बार बार अलग अलग डायरेक्शन में। क्लियर है ये बात? तो ये 3 रेस हम लोग बार बार डिस्कस करने वाले। चलती रहती हैं, किसी पॉइंट पे जाएगी नहीं जाएगी वो इमेज फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे, लेकिन हम इमेज फॉर्मेशन में इन रेस का यूज करेंगे, इसलिए इन तीनों रेस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यही रेस बार बार यूज होने वाली है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। वो है फर्स्ट पार्ट, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम इस पूरे चैप्टर में 2 प्रॉपर्टीज लाइट की पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगला जो चैप्टर है हमारा वेव ऑप्टिक्स, उसमें हम लोग और अलग अलग फिनोमेना देखेंगे लाइट के, ठीक है। तो लाइट का पहला फिनोमेना क्या है? रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना, देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या, उसके बाद में टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट। स्ट्राइकिंग मतलब आके टकराना, ऑफ लाइट
वेव एट एनी शाइनी होना चाहिए सरफेस या फिर पॉलिश्ड सरफेस एंड रिवर्टिंग बैक टू इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अगर किसी भी शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट आ रही है, टकरा रही है और जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की? रिफ्लेक्शन। आई, टकराई और चली गई। और सरफेस क्या होना चाहिए? शाइनी या फिर पॉलिश्ड। अगर शाइनी सरफेस होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर शाइनी सरफेस नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन के साथ और दूसरी चीजें भी हो सकती है। क्लियर है ये बात? तो अगर परफेक्टली शाइनी और पॉलिश सरफेस होगा तो परफेक्टली रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। ठीक है, जैसे कि सिल्वर में, मिरर में, हम टाइप्स ऑफ मिरर भी आगे देखेंगे। तो हमारे पास ये एक प्लेन सरफेस है, इसमें ये रेज आ रही हैं और ये जा रही है। इनका नाम भी देंगे हम कौन से टाइप ऑफ रेज है आगे। ठीक है, ये जो है हमारे पास ऑब्लिक सरफेस है। ऑब्लिक सरफेस मतलब इररेगुलर सरफेस। सो ये वर्ड आप बार बार सुनोगे, इररेगुलर या फिर ऑब्लिक सरफेस। इस सरफेस के ऊपर रेज आई और टकरा के चली गई। इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिफ्लेक्शन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नॉर्मल या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल या ऑब्लिक। इसको एबनॉर्मल बोल देते हैं, एबनॉर्मल, ऑब्लिक या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं। यहां पे एक स्मूथ सरफेस होता है, यहां पे एक कर्व्ड सरफेस होता है। दो, वो भी शाइनी सरफेस है लेकिन कर्व्ड सरफेस। सर इसका एग्जांपल दो। हम लोग कई बार सर्कस में गए हैं या ऐसी जगह गए हैं जहां पे आपने देखे इतने अजीब अजीब से मिरर होते हैं जिनके सामने हम जाते हैं, कहीं पे कोई मैं मोटा दिख रहा हूं, कहीं पे बहुत लंबा दिख रहा हूं, कहीं पे बहुत छोटा सा दिख रहा हूं, तो वो हमारे इररेगुलर रिफ्लेक्शंस की वजह से हो रहा है। यहां पे जो है एकदम प्लेन मिरर है, आप सीधा जो घर में यूज कर रहे हो वो सिंपल शाइनी सरफेस है, उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर है ये बात? तो ये दो तरीके के रिफ्लेक्शन है और ये हमारा रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। जल्दी से ये सब कॉपी करो। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के अलावा हमारे पास अलग अलग इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, इसके ऊपर डेरिवेशंस भी है। तो पहले देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले दो लॉज हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन के। सबसे पहला लॉ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है अभी बात करते हैं इसके बारे में, फिर जाते हैं लॉ पे। तो हमारे पास अगर कोई भी एक रे ऐसे आ रही है और सरफेस के ऊपर टकरा रही है तो हम इस रे को क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट रे बोलेंगे। इस पॉइंट पे जहां टकरा रही है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे आके टकरा रही है। टकराने के बाद जहां जा रही है इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है ये बात? और जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है उस पॉइंट पे हम लोग अगर एक परपेंडिकुलर खींच दें तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल। जैसे बात कर लेते हैं, हमारे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर अगर यहां से एक रे आ रही बेटा तो ये रे कैसी रे है? इंसिडेंट रे। और ये आके जहां पे टकराएगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट से ये टकरा के ये वापस ऐसे जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अब कंडीशन यहां पे अभी समझेंगे कि अगर यहां पे टकरा रही है तो यहां से जो परपेंडिकुलर खींचेंगे इसको नॉर्मल बोलेंगे। क्या सर हम नॉर्मल यही बना सकते हैं? नहीं, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आप नॉर्मल हर पॉइंट पे बना सकते हो, लेकिन वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, जहां पे लाइट आके टकरा रही है उस पे हम लोग जो परपेंडिकुलर खींचेंगे उस रे को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। क्लियर है? तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है बेटा? 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर है। कोई डाउट है यहाँ पे? पहला लॉ देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कहना क्या चाहता है। बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो सिर्फ रट्टा मारते हैं पहला वाला लॉ। सेकंड लॉ तो मैथमेटिकल लॉ, आराम से समझ में आ जाता है। बात करते हैं पहले लॉ की। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। अब वो रट्टा मार लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि ऑल लाइज इन द थ्री सेम प्लेन क्या होता है। समझो इस बात को। अगर ये रे है हमारी और ये इस पॉइंट पे टकरा रही है, ठीक है, तो अगर ये इस पॉइंट पे आके टकरा रही है तो इस पॉइंट से हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसी होगी। तो मैं यहां पे एक और पेन यूज कर लेता हूं ताकि उससे क्या तुम्हारे को और अच्छे से क्लियर आइडिया हो। तो अगर ये सरफेस है, इससे ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कुछ ऐसी होगी दिखने में। ठीक है बेटा? लेकिन इन द सेम प्लेन का मतलब ये है कि अगर ये रे यहां से आके ऐसे टकरा रही है तो ये वाली रे ऐसे कहीं नहीं जा सकती, आउट ऑफ प्लेन नहीं जा सकती, या इधर नहीं जा सकती, नहीं जाएगी हमेशा इधर ही। अगर हम यहां से एक स्लाइस कट करें, एक सिंपल स्लाइस कट करें, तो स्लाइस में ये दोनों रे आनी चाहिए। क्लियर है ये बात? एक प्लेन में, एक ही प्लेन में है। अगर यहां से रे आएगी तो सर तो वो यहां से ऐसे जाएगी, अगर सर इस एंगल पे ऐसे आएगी तो
तो वो इधर से इधर जाएगी, ऐसे नहीं जा सकती, ऐसे नहीं जा सकती। क्लियर है ये बात? हाँ, वी बनाएगा प्रॉपरली, प्रॉपर वी बनाएगा, वो एक ही प्लेन में होगा। क्लियर है ये बात? तो ये हमारा पहला लॉ है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों किस में लाई कर रहा है? सेम प्लेन में लाई कर रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। उसी स्पीड से, स्पीड यहां पे चेंज नहीं हो रही क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में हो रहा है। रिफ्लेक्शन दूसरे मीडियम में जाता ही नहीं है, दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसी स्पीड से रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी। अगर दूसरे मीडियम में जाएगा तो स्पीड चेंज होगी, वो हम आगे देखेंगे, और कैसे चेंज होगी, कितनी वैल्यूज चेंज होगी, उसमें हम जाएंगे। अभी के लिए हमको ये बात याद रखनी है, सेम प्लेन वाली। दूसरा लॉ जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा एंगल जो है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी दूंगा, ठीक है, वो आपको लिखनी पड़ेगी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉ बोलता है कि किसी भी परफेक्ट रिफ्लेक्शन के लिए आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चे क्या करते हैं? ध्यान देते नहीं है, वो मोस्टली ये सोच लेते हैं कि भाई ये रे आ रही है, इधर जो एंगल बन रहा है इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। नहीं, थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉट विद द सरफेस। क्लियर है? नॉर्मल के साथ। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करो। हो गया? बड़े आगे? ठीक है, तो ये हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फिर से रिपीट कर देता हूं, तीनों रेज जो है हमारी एक प्लेन में लाई करेगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ठीक है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन दो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन चाहिए? नहीं, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में पूछते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बढ़ते हैं आगे, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सिंपल साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम, कि यहां पे अगर एक मिरर है और ये पॉलिश्ड है हमारे पास, तो इस मिरर का जो ये पोल है, इससे अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो सारी चीजें क्या होंगी? नेगेटिव होंगी, और इस पोल के राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होंगी। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। ये वाला कन्वेंशन हमने बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और ये 0 है, इससे राइट साइड सारे नंबर कैसे होते हैं? पॉजिटिव, और इसके लेफ्ट साइड सारे नंबर नेगेटिव। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो फिर से नेगेटिव। तो अगर ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बारे में बात करेंगे हम, और ये हमारी इंसिडेंट लाइट कुछ ऐसे है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं या ये डिस्टेंस ले रहे हैं पोल से लेफ्ट साइड में, तो ये नेगेटिव होगी और पोल से राइट साइड में पॉजिटिव होगी, और ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चीजें पॉजिटिव होंगी और रिफ्लेक्टेड के केस में नेगेटिव। ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव और नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव। ये हमारा साइन कन्वेंशन होगा। ठीक है, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे ये सिंपली आपको याद होगा, नोट्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मिरर्स की। ठीक है, तो हमारे पास प्लेन मिरर तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में देखा ही है, या घर में जो आप यूज करते हो उस मिरर को क्या बोलते हैं? हम प्लेन मिरर। हमारे कोर्स में आप दो तरीके के स्पेशल मिरर है, स्फेरिकल मिरर्स, आपने इनके बारे में भी 10th में पढ़ा होगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पहला मिरर है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड एज ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हमारे पास क्या है? ऐसा एक मिरर जिसका इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है मतलब वो कहां से पॉलिश्ड होता है? आउटर साइड से। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके बारे में, मैं इसको अच्छे से सिंपल तरीके से समझाऊंगा। कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसका आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। इसका मतलब वो पॉलिश्ड किस साइड से होता है? अंदर के साइड से। क्लियर? बात करते हैं हम इसके बारे में। केव, यहां ध्यान देना, एक वर्ड बना है केव, आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है। केव क्या होता है? गुफा। गुफा जो होती है वो कहां से ढकी हुई होती है बेटा? बाहर से ढकी हुई होती है। तो अगर हम एक मिरर बना रहे हैं कुछ ऐसा और इसको पॉलिश कर दें बाहर से, अगर बाहर से पॉलिश करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट कहां से करेगा? अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा रेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव। कॉनकेव, अभी रुको रुको, तो कॉनकेव जो है हमारे पास यहां पे बाहर से पॉलिश्ड है। ठीक है, अब अगर ये पॉलिश्ड बाहर से है, मैं ऐसे बनाने की बजाय इसको अगर ऐसे भी बनाऊं जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है, तो भी ये हमारा क्या होगा? कॉनकेव होगा। कॉनकेव होगा। अब सर हम कैसे डिसाइड करें? तो एक सिंपल तरीका फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना बेटा। अगर ये जो पार्ट है हमारा, इसको इमेजिन करें तो सर्कल किस साइड होगा? इस साइड बनेगा कुछ, करेक्ट है? इसमें सर्कल तो तुम ऐसे नहीं बना सकते, सर्कल इस साइड ही बनाओगे। इस सर्कल का सेंटर कहां होगा? राइट साइड में, लेफ्ट साइड में? इस मिरर के लेफ्ट साइड में। क्लियर है? तो खुद को इमेजिन करो आप कहां पे बैठे हुए हो? सेंटर पे।
ठीक है। अब सेंटर पे अगर बैठे हुए हो और एक ऐसी गुफा है जो बाहर से पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड है मतलब कवर्ड है, तो आप यहां से इसके अंदर जा सकते हो इजीली, तो ये कॉनकेव हो गया। अगर यहां पे अगर मैं इसको इमेजिन करूं कुछ ऐसा, तो यहां से मैं इसके अंदर एंटर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो जहां पे आप एंटर कर सकते हो वो कॉनकेव होगा, और जस्ट उसका ऑपोजिट कॉन्वेक्स। सो कॉन्वेक्स क्या होगा वो भी ड्रॉ करके बता दो। तो अभी कॉन्वेक्स ड्रॉ करें अगर इसी फर्स्ट वाले फॉर्मेट का, तो ये देखो ये ऐसे है और इसका सेंटर ऐसे, आप जा रहे हो लेकिन आपको ब्लॉक कर रहा है, ये अंदर से पॉलिश कर दिया है। अंदर से कैसे जा सकते हो, अगर आप यहां से जा रहे हो तो ये ब्लॉक कर रही है रेस। अगर आप यहां से इसको वापस ऐसे ड्रॉ कर रहे हो और आप यहां से आ रहे हो तो ये फिर से ये पॉलिश हो गया। ये दोनों कॉन्वेक्स के डायग्राम हो गए और वो दोनों कॉनकेव के। तो आप ये ना बनाने के बजाय जो मैंने बनाया वो बना लेना जब आप लिखो इसको। ये कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स है, इसमें ऐसे भी ड्रॉ होता है कई बार कंफ्यूज करने के लिए, इस साइड कभी इस साइड, और कॉन्वेक्स में ये इस साइड होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ध्यान देना बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। बेटा आप थोड़ा 2 मिनट के लिए यहां फोकस करो। अगर ये पॉलिश्ड है बाहर से तो रेस कहां से रिफ्लेक्ट होगी, बाहर से या अंदर से? बिल्कुल। तो इसलिए अब डेफिनेशन समझ में आ जाएगा कि स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, अंदर का सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, क्योंकि बाहर से पॉलिश्ड है। और ऐसा सरफेस जिसका बाहर से रिफ्लेक्टिंग है, यहां से रेज आएंगी टकरा के डाइवर्ज करेंगी, जो भी होगा यहां पे आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन वहां पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे। तो ये 2 तरह के मिरर होते हैं, डेफिनेशन और डायग्राम बना लो जल्दी से। चलो भाई बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। ओके, सो पार्ट्स क्या क्या होते हैं थोड़ा सा ये देख लेते हैं फिर से। ये 10th स्टैंडर्ड का है बेसिक्स, जिनको याद नहीं है फिर से रिपीट कर देता हूं। एक कॉन्केव या कॉन्वेक्स जो मिरर होता है एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, ठीक है। एक स्फेरिकल मिरर है उसका पार्ट होता है, और इसके क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये आउटर साइड से सरफेस पॉलिश्ड है, तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये कॉनकेव मिरर है क्योंकि बाहर से पॉलिश्ड है। ये अंदर साइड से पॉलिश्ड है, तो ये कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है बेटा। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसमें ये जो पॉइंट है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, पोल, ज्योमेट्रिकल सेंटर, जहां पे एक एक्सिस पास हो रही है जो कि सेंटर या रेडियस जो है इसका, जो ये डायमीटर के थ्रू पास हो रही है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, नाम दिए, मैं तो आपको नाम याद रखने बस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के जिस पॉइंट पे जाके हिट करती है इसको क्या बोलते हैं हम, पोल। क्या बोलते हैं हम, पोल। और ये जो है इस स्फीयर का जो सेंटर है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्योंकि ये सेंटर से ये जो सीपी डिस्टेंस है ये क्या है, रेडियस है इस सर्कल की, करेक्ट। तो इस रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक डिस्टेंस है। तो कहीं पे भी जैसे ये बना दिया मैंने एक पॉइंट, तो ये तो एक पॉइंट है, ये तो सेंटर है। अब यहां से अगर मैं एक डिस्टेंस खींचूं तो ये जो है ये लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब यहां पे भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सर यही फोकस है। नहीं, फोकस जो है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। हाफ ऑफ, हम लोग प्रूफ करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। ये डेरिवेशन है हमारे 12th स्टैंडर्ड में कि जो ये फोकस है ये क्या होता है, कहां पे होता है, सेंटर में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के। और ये जो लेंथ है एफ से पी वाली, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास स्फीयर हो गया, होलो ग्लास स्फीयर, जिसका ये कॉन्केव मिरर का पार्ट है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें यहां पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां पे इसका फोकस होगा, ये फोकल लेंथ होगी और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो आप ये डायग्राम बना लो, ठीक है ना। नहीं भी बनाना है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, बनाना है बना लो, ताकि एक बना लेना, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली कॉन्केव मिरर बना लो ताकि आपके ये काम आ जाएगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पार्ट्स बता देना उसमें। चलो अब रूल्स देख लेते हैं। आज 3 रूल तक ही करेंगे हम। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं रे डायग्राम को बनाने के। ये तीनों रूल ही बनाने हैं, ये तीनों रेस ही बनानी है। एक बात क्लियर कर लेता हूं, अगर इन तीनों रेस के अलावा ज्यादा रेस बनाओगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे और ना तो रे डायग्राम समझ में आएंगे, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में बच्चे पता नहीं क्या ही ड्रॉ करता है। ये 3 रे ही आपको ड्रॉ करनी है जब भी रे डायग्राम बनाना है। इसके अलावा आपको ना तो सोचनी है ना बनानी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए इनफ है बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली रे नहीं, ये रूल्स है, ठीक है। पहला रूल,
अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस मैंने 2 मिनट पहले समझा दिया, अगर कोई भी रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये जाएगी और मिरर को हिट करने के बाद हमेशा किससे पास करेगी? फोकस से, हमेशा फोकस से ही पास करेगी। तो अगर मैं एक रे बना रहा हूं, यहां पे एक कॉन्केव मिरर है हमारे पास, ये रे डायग्राम के रूल जो है कॉन्केव मिरर के लिए है हमारे पास। तो ये अगर हमारे पास एक पैरेलल रे जा रही है यहां से, ये हिट किया मिरर को, ये यहां पे गया। अगर ये एक रे जा रही है यहां पे, ये हिट किया मिरर को, ये फिर से किधर से पास करेगी? फोकस से। कोई भी रे जो कि पैरेलल है, हिट करने के बाद हमेशा किससे पास करेगी? फोकस से, हमेशा फोकस से पास करेगी। ये जो पॉइंट होगा, इससे हम फोकस को भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी एक मिरर है, उस पर अगर बहुत सारी पैरेलल रेस पास करो, तो जाके जहां पे हिट करने के बाद मीट करेगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। क्लियर है ये बात? तो ये पहला रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना लेना और ये स्टेटमेंट लिख देना कि अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मिरर है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, और ये रेज ऐसे आ रही है पैरेलल, और बच्चे क्या कर देते हैं? इसको भी फोकस से पास करवा देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होनी चाहिए, तो आपस में पैरेलल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो वो मिरर को हिट करने के बाद हमेशा कहां पे पास करेगी? फोकस पे। बाकी आपस में पैरेलल चाहे कहीं पे भी जा रही हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये मिटा देता हूं, आपको ये नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है? सिर्फ ये रे डायग्राम और ये रूल नंबर 1 कॉपी कर लो। बढ़े आगे, चलो लेट्स सी द सेकंड वन, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ध्यान से समझना, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो मिरर को टकराएगी और वापस उसी रास्ते पे आ जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इट विल हिट द मिरर एंड रिवर्ट बैक इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम नीचे से फिर भेजें तो सर यहां पे भी ये टकराएगी और ये वापस अपने रास्ते पे आ जाएगी और कहीं नहीं जाती है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने एक अभी थोड़ी देर पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये पढ़ा था कि अगर ये प्लेन सरफेस है, कोई भी प्लेन सरफेस है या कोई भी ऑब्लिक सरफेस है, अगर ये रे हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी एक रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना, और ये हमारी नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी रे है जो टकराने के बाद अपने आप वापस सेम पे आती है? वो है नॉर्मल। क्योंकि अगर कोई भी रे नॉर्मली गिर रही है, 90 डिग्री पे गिर रही है, ध्यान से समझना, अगर तुम इंसिडेंट एंगल, ये वाला एंगल 90 कर दो परफेक्टली, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पूरा हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ये पूरा हो जाएगा 90-90। तो ऐसी रे जो कि 90 डिग्री पे गिरती है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो हमेशा अपने रास्ते पे वापस आ जाती है, कहीं पे भी कोई दूसरा एंगल नहीं मिलता। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों ऐसी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर टकरा रही है मिरर पे, वापस अपने रास्ते पे आ रही है, वो इट फॉल्स एट 90 डिग्री टू द मिरर। एनी रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a given mirror, it will always fall on the mirror and it will revert back. Why it does so? Because it falls normally, it makes 90 degree to the mirror. ठीक है भाई, तो जल्दी से ये वाला लॉ आप रूल नंबर 2 कॉपी कर लो ताकि हमको आगे आसानी हो चीजों में। चलो देखते हैं रूल नंबर लास्ट, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर कोई भी रे किसी भी एंगल पे आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये जब टकराएगी और हिट करेगी पोल पे, तो ये पोल से जब रिफ्लेक्ट होगी, तो यहां पे जो दोनों एंगल बनेंगे ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि भाई प्रिंसिपल एक्सिस भी 90 डिग्री पे जा रही है, ठीक है। तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब ये ही नहीं, अगर कोई रे ऐसे भी कहीं से आ रही है, ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये किसके बराबर होगा? जब ये ऐसे जाएगी तो इस पूरे एंगल के बराबर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। क्लियर है ये बात? तो 3 तरीके की रे हमने पढ़ी है। पहली रे पैरेलल रेस, सेकंड रेस जो है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और तीसरी रेस हमारे पास किसी भी एंगल पे आके कहां पर हिट कर रही है? पोल पे। पहली वाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, दूसरी वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और तीसरी आके पोल पे हिट कर रही है, और रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जल्दी से इसको कॉपी कर लो।